हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमआर बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड की वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इनकम मेथड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनकम मेथड जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? फैक्टर इनकम से है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम से रिलेटेड है, इसीलिए हम उससे क्या निकालते हैं? इनकम मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इस मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोला जाता है और फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज टर्म्ड एज फैक्टर पेमेंट। नेशनल इनकम को इस मेथड के जरिए क्या माना जाता है? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम माना जाता है। फैक्टर इनकम क्या है हमारी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर दी फैक्टर इनकम, जो किसको मिलती है? एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर और कैपिटल को दी जाती है। ठीक है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो इनकम दी जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, इसी का जो कैलकुलेशन होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम इनकम मेथड कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो हमारी जो इनकम मेथड से जो हमारी इनकम निकाली जाती है, उस इनकम को क्या बोला जाता है? तो उस इनकम को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। अब भाई डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया जाता है, उसको मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारी? डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम इज दी एनडीपीएफसी। ये मतलब स्टैंडर्ड है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम क्या है और एग्रीगेट्स लिखे हो, तो आपको क्या लिखना है? एनडीपीएफसी। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम पहले निकाली जाती है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट इज द एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वो इनकम जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करी गई हो, वो जो इनकम होती है हमारी एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से ही नेशनल इनकम निकाली जाती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। जो हमारी फैक्टर इनकम होती है, उसकी कैलकुलेशन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी फैक्टर इनकम किस किस चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी होती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इनको कैलकुलेट करें। तो सबसे पहली चीज, जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला हमारा होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉइज का ये क्या है? कंपेंसेशन है, मतलब कि उनको जो दिया गया, एम्प्लॉइज को जो दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो वेजेस होते हैं, जो कि हमें किसको मिलते हैं? लेबर को मिलते हैं। वो तो डायरेक्टली हमें वेजेस एज अ सैलरी हमने दे दी। ठीक है, वेजेस हो गए, उसके बाद सैलरीज हो गई। ठीक है, ये एक ही चीज है, लेकिन मैंने अलग अलग इसको समझाने के लिए लिख दिया। तीसरी आती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू एम्प्लॉइज। आपने, जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा रहा था और उसमें एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब उसमें आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो सोशल वेलफेयर करने के लिए एम्प्लॉयज को क्या देती है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा डीएनएस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, उसके बाद आपको हाउस रेंट भी उसमें आ जाता है, उसके बाद आपका उसमें एक्सीडेंटल अलाउंस वगैरह सब चीज उसमें आ जाती है। ठीक है, तो वो सब किस में इंक्लूड होता है? हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्लूड होता है। चौथा आता है हमारा पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। जो हमारी पेंशन स्कीम होती है रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है, उसको बोलते हैं हम पेंशन स्कीम। और वो किसको दी जाती है? वो एम्प्लॉइज को दी जाती है। वो भी हमारी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा जो बचा हुआ, जो फैक्टर इनकम हुई, वो ऑपरेटिंग सरप्लस हुई। मतलब कि जो हमारे रेंट हुई, जो हमारे इंटरेस्ट हुआ, जो हमारा प्रॉफिट हुआ, वो सब किस में आ जाता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में जो हमारे रेंट, इंटरेस्ट हैं, वो तो हमारे अलग है, वो हमें समझ में आ गया कि रेंट हमें किसको देना है? जो हमने लैंड यूज करा। और हमें जो इंटरेस्ट है वो किसको देना है? जो हमने कैपिटल यूज करा। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, वो प्रॉफिट भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा डिविडेंड। प्रॉफिट जो होता है वो पहले क्या होता है? डिविडेंड में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के, पर्टिकुलर जितने शेयर होल्डर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड जितना भी प्रॉफिट होता है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड।
ठीक है, डिविडेंड वर्ड है तो डिवाइड हो गया, प्रॉफिट डिवाइड हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब कि वो प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो एज अ सेविंग किसके पास है, किसी भी ओनर के पास है, प्रॉफिट, ठीक है, शेयर होल्डर्स में किसी भी ओनर के पास रखा हुआ है एज अ सेविंग, वो एज अ सेविंग भी हो सकता है, या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए फर्म के पास क्या हो सकता है, फर्म के पास वो एज अ कैपिटल पर इन्वेस्ट करने के लिए या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करने के लिए वो प्रॉफिट रखा हो सकता है, वो दोनों चीजें हो सकती हैं उसमें, ठीक है, एज अ सेविंग भी यूज कर सकते हैं और या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसे यूज भी कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स होता है हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो एज अ गवर्नमेंट हमको देना पड़ता है जब हमारे पास प्रॉफिट आता है, तो उसका कुछ भाग एज अ टैक्स, कुछ परसेंट हमें देना पड़ता है। तो ये ऐसे टैक्स हैं जो एक कंपनी पर, एक एंटरप्राइजेस पर लायबल होते हैं और उसको पे करने पड़ते हैं, तो ये भी हमारे किस में, प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट की जगह ये तीनों चीजें दी जाती हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको अगर प्रॉफिट भी दिया हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट को देखना है, क्योंकि वो प्रॉफिट में इंक्लूड है, आपको इन सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो आपको इन तीनों चीजों को आपको कैलकुलेट करना है, तब उससे आपको प्रॉफिट निकालना है, समझ गए। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम इज द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस का मतलब ये कि हमारे पास कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जिसमें जो पर्संस होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब अकेले काम कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब भाई सेल्फ एम्प्लॉयड होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो खुद का लेबर यूज करेंगे, खुद के कैपिटल यूज करेंगे और खुद का लैंड यूज करेंगे। तब उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो जो वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट और रेंट उनको जब मिलेगा एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तब वो हमारा किस में इंक्लूड होगा, वो हमारा मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारा वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट सब इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये मिक्स्ड इनकम किसकी होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस इन द पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर इनकम की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इनकम मेथड द्वारा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है नेशनल इनकम की। तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने फैक्टर इनकम की, उनको जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, सारी जितने भी हमने फैक्टर इनकम पढ़ी सबको जब हम प्लस कर देते हैं, तब हमारी क्या निकल के आती है, डोमेस्टिक इनकम निकल के आती है, जिसको हम एग्रीगेट की भाषा में एनडीपीएफसी बोलते हैं, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब भाई उसमें जब हम प्लस करते हैं किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारी फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आई, जो हमारी नेट फैक्टर इनकम होती है, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे रेसिडेंट की जो इनकम है माइनस जो नॉन रेसिडेंट की इनकम है हमारी, उससे हम जब उसको माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब भाई जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है उसको हम जब प्लस करते हैं एनडीपीएफसी में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डोमेस्टिक है वो किस में चेंज हो जाता है, वो नेशनल में चेंज हो जाता है जब हम एनएफआईए उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। तब जब हम एनएफआईए उसमें प्लस करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम निकल कर आती है, और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपीएफसी, ठीक है। तो एनएनपीएफसी हम यहाँ पर हमारी निकल के आती है। इस तरीके से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। जब हम इसमें सम्स लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैलकुलेशन हो रही है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है और नेशनल इनकम फाइंड करनी है। अब ये हमें किन किन सारी चीजों से फाइंड करनी है, हमें इनकम मेथड से फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनकम मेथड से हम फाइंड करेंगे, देखो इनकम मेथड से कभी भी कोई चीज दी हुई हो तो आपको ये सारी चीजें दी ही होंगी उसमें, ठीक है। अगर नहीं दी हुई हैं तो आपको इनकम मेथड से नहीं निकालना है, वो आप किसी भी दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि इनकम मेथड से ही निकालना है, तब आपको ये चीजें दी होंगी, तब आपको इनकम मेथड से ही निकालना है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना जरूरी है। हमारे क्वेश्चन में भी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए दिया हुआ है, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें भी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ती है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या होती है,
डोमेस्टिक इनकम हमारी एनडीपीएफसी होती है और नेशनल इनकम हमारी एनएनपीएफसी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? वेजेस आते हैं, रेंट्स आता है, इंटरेस्ट हो गया हमारा, डिविडेंड भी आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम भी आ जाएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आ जाएगी और कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाएगा। कैसे? तो देखो वेजेस है हमारे पास, तो वो किस में आते हैं? हमारी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे और क्या क्या चीजें आती है? इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू एम्प्लॉयज आती है, तो हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। वेजेस हमारे पास 10,000 दिए हुए हैं, तो 10,000 वेजेस हो गए हमारे, प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू एम्प्लॉयज 400 है, तो 400 यहाँ पर हमने इंक्लूड कर ली। इसके बाद हमें क्या इंक्लूड करना है? हमारा और कुछ नहीं है कंपेंसेशन एम्प्लॉयज में, तो अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास रेंट है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो रेंट हमारे पास कितना है? 5,000, इंटरेस्ट हमारा कितना है? 400। अब हमारे पास प्रॉफिट और इंक्लूड करना है, तो प्रॉफिट हमारे पास दिया नहीं है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? डिविडेंड दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो सबसे पहले हम डिविडेंड को इंक्लूड करते हैं, तो 3,000 डिविडेंड हो गया हमारा, फिर हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया हमारा 200, फिर कॉर्पोरेट टैक्स हो गया हमारा 400। अब प्लस करना है हमें मिक्स्ड इनकम को, जो कि एंड में हमारी बचती है। तो मिक्स्ड इनकम हमारी कितनी है? 400 है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम निकाल लेंगे डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालेंगे हम? डोमेस्टिक इनकम। तो भाई इसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं हम। कुछ और चीज तो नहीं बच रही, एक बार देख लेते हैं। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, हमने सब इंक्लूड कर लिया। प्लस करते हैं हम इसको। ठीक है, तो इतना हमारे पास आंसर निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक है, 19,800 रुपीज में है और करोड़ में है, तो रुपीज इन करोड़ आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं रुपीज इन करोड़। आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, या फिर एक तरीका ये है कि रुपीज और आगे करोड़ लिख सकते हो। इस तरीके से आप लिखोगे या ऊपर वाले तरीके से लिखोगे, दोनों तरीके आपके सही होंगे। डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या होती है? एनडीपीएफसी। अब हमें इसे एनएनपीएफसी में चेंज करना है, तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा हमें, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारी एनएनपीएफसी निकल कर आ जाएगी। अब एनडीपीएफसी हमारे पास है, कितनी निकल के आई? 19,800। ठीक है, तो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास गिवन है 1,000, तो 1,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो हमारी एनएनपीएफसी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 20,800, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रुपीज 20,800 करोड़। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी नेशनल इनकम हो गई, या आप कह सकते हो ये हमारी एनएनपीएफसी हो गई, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करा हमने नेशनल इनकम को, और कैसे आप देख सकते हैं इस आसान तरीके से मैंने आपको बताया कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके प्रिकॉशंस। सो यहाँ पर आते हैं हमारे प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड कैलकुलेट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज आती है ट्रांसफर पेमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशंस, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कि ये सारी स्कीम्स हम वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, तो ये सारी क्या होती हैं? ये सारी हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। ये किसी भी फैक्टर सर्विसेज के लिए हम नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ हम वेलफेयर करने के लिए दे रहे हैं, इसीलिए ये सारी इंक्लूड नहीं होंगी। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था एग्रीगेट के, तब मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही इंक्लूड होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो गैम्बलिंग हो गई हमारी, थेफ्ट हो गई, स्मगलिंग हो गई, ये सारी एक्टिविटीज से जो इनकम बनती है वो इनकम भी इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि वो इनकम किसी सर्विस को देकर नहीं ली गई, वो इनकम जबरदस्ती ली गई है, इसीलिए वो इनकम हमारी इंक्लूड नहीं होगी।
थर्ड आती है हमारी कमीशन पेड टू दी सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हमने कमीशन दी किसी भी सेकंड हैंड गुड को पे मतलब सेल करने में, तो वो कमीशन भी हमारी इंक्लूड होगी, क्योंकि वो कमीशन हमने एज अ सर्विस देने पर ली। ठीक है। फोर्थ आती है इनकम इन द फॉर्म ऑफ विंडफॉल गेन लाइक लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हमने विंडफॉल गेन में जो इनकम कमाई, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लॉटरीज, तो वो इनकम भी हमारी इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि उसके बदले हमने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी। लॉटरी का हमें कोई विन करने पर हमें वो चीज मिल गई, इसीलिए हमने कोई फैक्टर सर्विसेज दी नहीं थी उसकी, इस वजह से वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर occupied houses is to be treated as rent component of factor income। देखो जो रेंट जो ओनर जो हमारा फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लेबर है कोई, तो लेबर अपने घर का हाउस होल्ड का क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है। तो रेंट उसने जब दिया तो वो भी हमारा फैक्टर इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो रेंट हमारा उसने जो फैक्टर सर्विसेज दी थी उसके बदले जो इनकम मिली उसको, उस इनकम में से उसने उस रेंट को दिया, तो वो हमारा कौन सा रेंट माना जाएगा, जो हमारा फैक्टर इनकम वाला जो रेंट है वही हमारा रेंट माना जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कुछ एम्प्लॉयज़ को अगर उनका खुद का घर नहीं है तो वो उनको HR देती है, जिसको हम बोलते हैं होम रेंट। तो वो होम रेंट वो है वो जो हमारा फैक्टर इनकम से ही मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रेंट भी हमारा इनकम में इंक्लूड होता है। अगला आता है प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन एंड फ्रॉम दैट जनरेशन ऑफ इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, जो हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया उससे जो हमें इनकम मिली, तो वो इनकम भी हमारी इंक्लूड करी जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने सेल्फ कंजप्शन, अगर हम मिक्स्ड इनकम को ले लेते हैं तो मिक्स्ड इनकम में भी कभी तो उसमें भी तो हम प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ से ही, तो उससे जो हमें इनकम प्राप्त होती है वो इनकम भी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि हमने उससे कुछ सर्विसेज दी। सेवेंथ आ जाती है वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक बार अगर हमारा प्रॉफिट इंक्लूड हो गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, तो डिविडेंड प्रॉफिट टैक्स या फिर हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हमें इंक्लूड करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट की एक बार इंक्लूड हो चुका है। फिर आता है हमारा income tax and social security scheme once included it should not be included in compensation of employees again। देखो कंपेंसेशन एम्प्लॉयज में मैंने आपको बताया कि सैलरी, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं। तो आपने जो इनकम दी, आपको जो इनकम मिली उसमें से पहले ही आपका इनकम टैक्स कट जाता है, इसीलिए वो आपका फैक्टर इनकम में से कटा, तो वो आपका एक बार इंक्लूड हो चुका, सैलरी में इंक्लूड हो चुका। अगर क्वेश्चन में दोबारा दिया गया हो आपको इनकम टैक्स और फिर बाद में आपको दिया गया हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो वो अगर आपका एक बार इनकम में इंक्लूड हो गया, एक बार सैलरी में इंक्लूड हो गया है, तो वो दोबारा इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी बात, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपके दिया हो तो आपको इनकम, सैलरीज, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ये सब इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक बार इंक्लूड हो चुका है। इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ प्रिकॉशन जो मैंने बताए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम मेथड में यूज़ करने के लिए। तो अगर आपको इनमें से कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक